हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर इंडिया। आइए एक बार फिर से बात करते हैं सवाल और जवाब की और जानते हैं कुछ यूनानी के बारे में। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले बात करते हैं एक सवाल की जिन्होंने सफ़ूफ मुसम्मन बदन में तुख्म कौच को शामिल करने की बात कही है। देखिए जनाब, सफ़ूफ मुसम्मन बदन अपने आप में बिल्कुल मुकम्मल प्रोटीन पाउडर है और इसको हमने बहुत तजर्बे के बाद, बहुत सोचने समझने के बाद और अब बरसों का आजमूदा भी है, इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसमें किसी और चीज़ के शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप अपने एतबार से जो चाहे कर सकते हैं। हस्तीमल सुथार साहब का सवाल है कि सातर फारसी का हिंदी नाम बताएं। देखिए हस्तीमल जी, सातर का जो नाम है वो यही एक नाम है जो कि हिंदी में सातर, उर्दू में सौतर और फ़ारसी लग जाता है इसके आगे, सातर फ़ारसी। सातर या साथर भी बोलते हैं कुछ लोग। बस इसी तरह से इस नाम चलते हैं और पंसारी को यहाँ इसी नाम से मिल जाती है। अनवर अली साहब का सवाल है कि कोई भी दवा देने से पहले पेट साफ़ करना हो तो कौन सी दवा दी जाए। देखिए यहाँ पर मुंजिज़ और मुस्हिल की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर सिर्फ आप अगर ऐसा लगता है कि पेट साफ़ करना है तो रोगन बादाम शीरी के ज़रिए आप पेट साफ़ कर सकते हैं। और चाहे तो अरंडी का तेल या रोगन बैदंजीर या कस्टर ऑयल जिसको कहते हैं 30 ml रात को सोते वक्त दूध के साथ पिला दें। इससे अच्छा खासा पेट साफ़ हो जाता है। उसके बाद आपको जो भी दवा देनी है, जिस तरह का भी इलाज अपनाना है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सवाल है कि रीठे का पाउडर कैसे किया जाता है। देखिए जनाब, रीठे को थोड़ा हल्का हल्का कूट करके उसका छिलका अलग कर लिया जाता है और उसकी जो अंदर की बीज है, गुठली है, वो हटा दी जाती है और उस छिलके को मिक्सर में आप पीस लें। जितना चाहे बारीक हो सकता है, बिल्कुल पाउडर, बिल्कुल डस्ट लाइक बारीक हो जाता है। उसके बाद उसे छान लें आप। और अगर आपको उसको तवे पर सेकना है या जलाना है या किसी दवा में शामिल करके जलाना है तो एहतियात रखें, उसमें गर्म करने से आग लग जाती है। असगंध का मुसलह क्या है, ये एक सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है, ज़रूरी सवाल है। असगंध चूँकि हलक यानी थ्रोट को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए इसको इस्तेमाल अगर लंबे टाइम तक करना है तो हफ्ते में 1 बार या 2 बार शरबत शहतूत के गरारे कर लिए जाएं, थोड़ा पी भी सकते हैं। और अगर शहतूत अवेलेबल ना हो तो शहतूत के पत्ते 5-7 पत्ते धोकर साफ़ करके उनके टुकड़े करके कुचल करके और पानी में उबाल करके और उसके गरारे कर लिए जाए तो भी ठीक रहता है। या फिर घी में चर्ब कर लें, जैसे कि त्रिफला को घी में चर्ब किया जाता है, थोड़े से घी में। और इसके अलावा कतीरा भी इसका एक मुसलह है। देखा होगा आपने, सफ़ू मुसम्मे बदन में हमने असगंध डाला है तो कतीरा भी डाला है। मोहम्मद नईम साहब का सवाल है कि उनको एलर्जिक अस्थमा है तो उसके लिए कोई नुस्खा बताएं। देखिए नईम साहब, ये जो अस्थमा होता है या इस तरह की कोई जो बीमारियां होती हैं वो एक ख़ास सिस्टम से रिलेटेड होती हैं और उनमें एक पूरा उसूल इलाज और इलाज जो तरीका है उस हिसाब से इलाज होता है तो बीमारियों से जाती है। ऐसी कोई दवा, एक दवा नहीं होती जिससे कि आप दवा लें और ये पूरा ठीक हो जाए। आप अपने किसी भी अच्छे हकीम से कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह वो आपकी मदद करेंगे। इसका इलाज कम से कम 1 साल चलता है और इलाज हो जाता है। इतना हम कह सकते हैं कि यूनानी में इस तरह के अस्थमा का इलाज मुमकिन है। एक सवाल ये भी है कि माजून अंजीर में शक्कर की जगह शहद मिला सकते हैं क्या। जी जनाब, शहद मिला सकते हैं। एक मोहतरमा का सवाल है कि लिकोरिया के लिए वीडियो बनाएं। तो देखिए लिकोरिया पर एक हमारा बहुत ही अच्छा और पूरी तरह से इंफॉर्मेशन के साथ एक वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी। जीकू डिसूजा साहब का सवाल है कि रेड सैंडल यानी लाल चंदन पे वीडियो बनाएं। तो देखिए लाल चंदन और सफ़ेद चंदन दोनों पर हमारा वीडियो एक पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ पहले से अवेलेबल है, आप देखें, सर्च करें। एक तुरबुद के वीडियो को देखने के बाद एक सवाल है कि तुरबुद किस खिल्त को निकालता है। थोड़ी सी अजीब बात है। तुरबुद का वीडियो में हमने ये बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि ये किस खिल्त का मुसहिल है। ये बलगम को निकालता है, बाकी दूसरी खिल्तों को भी थोड़ा बहुत निकालता है, लेकिन ख़ास तौर से बलगम को निकालता है। फिर भी ये सवाल
एक सवाल है कि शरबत संदल क्या जिस्म की खुश्की को दूर करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। शरबत संदल जिस्म की गर्मी को दूर करता है। गर्मी अगर है तो ये ठंडक पहुंचाएगा, खुश्की को दूर नहीं करता है। एक बहुत ही अच्छा, ज़रूरी और जानकारी लेने का एक सवाल है। राना परवेज साहब का सवाल है कि मैं जब भी जिस्मानी या जहनी मेहनत कर लेता हूं तो मुझे नींद नहीं आती है और कोई भी इस बात को समझता नहीं है। देखिए राना साहब, बात समझने की ये है कि हम जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं तो एक हरारत पैदा होती है, यानी कि हरकत से हरारत पैदा होती है, काम से गर्मी पैदा होती है, और ये हर शख्स के लिए अलग अलग होती है। जैसे किसी का काम ज़्यादा करने से पसीना ज़्यादा आता है, किसी को ज़्यादा करने से दिल तेज़ धड़कने लगता है, किसी को पढ़ने से आंखों में जलन होने लगती है, किसी को और कोई परेशानी होने लगती है। सबकी अपनी अलग अलग तरह की परेशानी होती है। आपके दिमाग में खुश्की है, इसलिए आप जब भी काम जो कुछ करते हैं तो दिमाग में, चाहे वो दिमाग में खुश्की किसी भी वजह से आए, खाने पीने की वजह से आए, ज़्यादा सोचने की वजह से आए, या थकान की वजह से आए, जब खुश्की आ जाती है तो नींद की कमी हो जाती है या नींद उड़ जाती है कुछ टाइम के लिए, जब तक कि वो तरी नॉर्मलाइज ना हो, जब तक कि वो बैलेंस में नहीं आ जाए। क्योंकि ये एक बहुत ही सीधी सी, सिंपल सी और सही बात है कि नींद आने के लिए दिमाग में तरीका होना ज़रूरी है। नींद उड़ जाती है तो इसका मतलब दिमाग में खुश्की आ जाती है कंपेरेटिवली। तो इसके लिए एक सीधी सा इलाज ये है कि आप जब ऐसा करते हैं तब भी और बाकी दिनों में भी इसको नॉर्मलाइज करने के लिए अपने सर पर रोगन काहू की मालिश करें। रोगन काहू बाज़ार में भी मिल जाता है। इसके अलावा आप रोगन काहू को 25 ग्राम रोगन काहू और 100 ग्राम तिलियों का तेल को, रोगन काहू को मिक्सर में पीस लें, फिर इसको 24 घंटे पानी में भिगो कर रखें और 100 ग्राम तिली के तेल को आग पर रख के गर्म करें और फिर इसको डाल दें। इसका पानी जला लें और तेल को छान कर रख लें। ये रोगन काहू तैयार हो जाएगा। हालांकि रोगन काहू को मशीन के ज़रिए दबाकर, जैसे सरसों का तेल निकाला जाता है, ऐसे भी निकाला जाता है, और वो निकालते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसके अलावा रोगन बनफशा भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है सर की खुश्की को दूर करने के लिए, नींद लाने के लिए। रोगन बनफशा भी बाज़ार में मिलता है, लेकिन आप चाहें तो इसको 100 ग्राम गुल बनफशा 750 ग्राम तिली का तेल में डाल करके एक कांच की बोतल में बंद करके और धूप में रख दें। गर्मी है तो 15 दिन के लिए, सर्दी है तो 1 महीने के लिए, और बीच बीच में 2-4 दिन में एक बार हिला दिया करें। बाद में जब इतना टाइम हो जाए तो इसको निकाल करके हाथों से मसल करके और इसको बहुत अच्छी तरह से छान करके किसी दूसरे बर्तन में भर के रख लें और इसकी सर पर मालिश करें। दिमाग को तरी देता है, नींद लाता है। तीसरी चीज़, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सब चीज़ें कि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स जो है इस तरह की प्रॉब्लम से परेशान होंगे, तो उन लोगों को ये पहले ही दिन भी नींद आती है, और नहीं तो आप कंटिन्यूस करते रहेंगे तो फिर नींद अपने नॉर्मल वक्त पे आने लग जाएगी ऐसा करने से। तो ये सभी के लिए बात है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ। एक रोगन कद्दू होता है जो कि बाज़ार में भी मिलता है, लेकिन आप अपने घर में इसको प्योर भी बना सकते हैं। इसका तेल आमतौर से तो उसी तरह से निकाला जाता है जैसे कि सरसों का या मूंगफली का तेल निकाला जाता है, और वो बेहतर भी होता है, प्योर अच्छा होता है। लेकिन इसको आप मिक्सर में पीस करके और तेल के 100 ग्राम ये और 100 ग्राम तिलों का तेल के साथ इसको जला करके और इसको छान करके निकाल सकते हैं, तो किसी हद तक काम के काबिल बन जाता है। लेकिन अगर उसको निकाला जाए तो वो तो बेहतर होता ही है। एक साहब का सवाल है कि गुलकंद बनाने का तरीक़ा अपलोड करें। देखिए जनाब, गुलकंद बनाने का एक तफसीली वीडियो हमने अपलोड कर रखा है। एक सवाल है कि सौंफ का गिरी और धनिया की गिरी कैसे निकालते हैं। देखिए जनाब, हमने इसका भी वीडियो अपलोड कर रखा है, सौंफ की गिरी कैसे निकालते हैं और धनिया की गिरी मग्ज़ कैसे निकालते हैं। मैं इस वक्त सभी व्यूवर्स से कहूँगा कि आप हमारे हर वीडियो को देखें। हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा आपको जानने के लिए। और एक सवाल जड़ी बूटियों को धोने के बारे में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जड़ी बूटियाँ चूँकि मार्केट से बहुत गंदी आती हैं, बहुत सारी कसाफतें गंदगियाँ आती हैं उनके साथ, तो उनको धोकर के इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सभी जड़ी बूटियों को नहीं धोया जाता, सबके साफ़ करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि इसको प्रैक्टिकली जो भी दवाएं हैं, जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती हैं, हम इसको दिखाएं, प्रैक्टिकली समझाएं। तो आइए इत्तेफाक से आज हलेला जर्द, पोस्ट हलेला जर्द
धुल रहा है, साफ़ हो रहा है, तो उसको हम देख लेते हैं कि हलेला जर्द या हलेला पीली हड़ का छिलका कैसे धोया जाता है, साफ़ किया जाता है। तो आइए पहले देखते हैं हम किस तरह से प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये हलेला जर्द, पोस्ट हलेला जर्द पीली हड़ का छिलका है। इसको हम साफ़ करने के लिए पहले छान रहे हैं। आप देखिए, छानने के बाद जो नीचे बचा है आप देख सकते हैं, ये इसमें मिट्टी, कचरा और बेकार की चीज़ हैं, इनको फेंकना ही होता है। सबसे पहले तो हम बिल्कुल मोटी छलनी से इसको छान लेते हैं, उसके बाद आइए धोते हैं इसको। वॉशिंग करने से पहले देखिए कुछ एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं। तो हमने पहले भगोने में पानी लिया और एक थोड़ा पानी अलग और रख रखा है, और ये हमने सारा डाल दिया। इसमें देखिए कितनी जल्दी से किया जाता है, बहुत देर नहीं लगाते हैं इसमें, वरना ये पानी को पी जाता है और फिर सूखने में भी देर लगती है, ख़राब होने की भी चांस रहती है। इसलिए हमने देखिए बहुत जल्दी से इसको निकाल करके, और पहले से चलनियाँ भी आप इकट्ठी रखें ताकि आप फिर परेशानी ना हो, देर नहीं लगे। अब आप देख सकते हैं कितना साफ़ हो गया है, अलग दिख रही है आपकी। जो भी इसकी मिट्टी है, डस्ट है या किसी और की तरह का कचरा है वो उसमें रह जाता है। अब देखिए इसको हमने पानी में से निकाल लिया है। उसके बाद एक बार हम इस तरह से एक पानी और डालते हैं इसमें, ताकि ऊपर से कुछ भी अगर और लगा हुआ है तो वो क्या है, आप देख सकते हैं। ये आप देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया है ये। और पानी को देखिए कितना गंदा हो गया है पानी। इस तरह से हम इसकी सफाई करते हैं और इनको थोड़ा सा टेढ़ा करके, ऊंचा करके सुखा देते हैं धूप में। उसके बाद फिर एक बार और सफाई होगी जिसको हम अभी देखेंगे। धोने के बाद इसको इस तरह से आड़ा करके, तिरछा करके स्लोप में सुखा दिया जाता है। बिल्कुल आप देखिए, उससे ये पानी इसका पूरा निकल जाता है, आप देख सकते हैं। और फिर बाद में हम इसको एक बर्तन में, और ख़ास बात देखने की है वो हम अभी देखेंगे। पहले इसको 1 घंटे कम से कम इसमें रहने देंगे। अब हमने पोस्ट हलेला जर्द यानी पीली हड़ का छिलका धोकर मेटल के बर्तन में सुखा दिया है, आप देख सकते हैं। आप इसकी सफाई महसूस कर सकते हैं। हालांकि अभी सूखने के बाद इसकी एक बार और सफाई होगी, जब इसमें से गुठलियाँ या कुछ ख़राब पीसेस हैं वो हटा दिए जाएंगे। इस तरह से इसको धो करके सुखा दिया जाता है। और फाइनली अब पीली हड़ का छिलका साफ़ हो चुका है। आप देखिए इसमें जो ये काले पीसेस होते हैं ये हटा दिए जाते हैं। इसी तरह से इसकी जो ये गुठली होती है ये भी हटाई जाती है, हालांकि इससे कहीं ज़्यादा निकलती है। और साफ़ होने के बाद आप देख सकते हैं पीली हड़ कैसी दिखती है। अब आप खुद देख सकते हैं कि साफ़ होने के बाद जो दवाएं आप बनाएंगी उनका टेस्ट और इफ़ेक्टिवनेस में कितना डिफरेंस रहेगा। अभी हमने देखा पीली हड़ का छिलका किस तरह से धोया जाता है और किस तरह से सुखाया जाता है। इसमें 2-3 बातें और समझने की होती हैं। देखिए, हड़ एक फल है और इसी तरह से आंवले को धोया जाता है, इसी तरह से बहेड़े को धोया जाता है, और भी फल इसी तरह से धोए जा सकते हैं। तो फल के अंदर गूदा होता है, और अगर हम इसको बहुत देर तक पानी में डाल कर रखेंगे तो ये गूदा पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसके बाद इसको सूखने में बहुत देर लगेगी, और अगर मौसम ठीक नहीं है तो उसके अंदर फंगस लग सकती है। इसलिए हमें पानी सब कुछ पहले से तैयार करना चाहिए। पानी भी पहले से भरा हुआ होना चाहिए, जितना चाहिए, छलनी वगैरह। तो इसको पानी में डाल करके थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी हिला करके और फ़ौरन निकाल लें, छलनी में डाल लें, और उसके ऊपर छलनी से दूसरा सादा पानी और डाल लें, जैसा कि हमने दिखाया। उसके बाद इसको आप चाहें तो कपड़े पे भी सुखा सकते हैं, लेकिन जो बेहतर तरीका है वो ये है कि आप एक मेटल की प्लेट लें, 1, 2, 4, 5 जितना भी हो,
मेटल की प्लेट पर सुखाने का फ़ायदा ये होता है कि मेटल की प्लेट थोड़ी देर के बाद एक तरह से ओवन बन जाती है, क्योंकि ऊपर से तो धूप सनलाइट आ रही होती है, उसकी गर्मी इसको सुखाती है, और नीचे से जो मेटल की प्लेट है वो दिन भर फुल टाइम गर्म रहती है, गर्म से गर्म होती चली जाती है। तो नीचे से मेटल की प्लेट इसको गर्मी पहुँचाती है, ऊपर से धूप गर्मी पहुँचाती है, और दोनों तरफ से ये बहुत अच्छी तरह से सूख जाता है और बहुत जल्दी सूख जाता है। तो इस तरीके को अपना करके आप इस तरह के फ्रूट्स को धोएं, और बाकी चीज़ों को हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। एक बहुत पहले का सवाल है कि मुसले सौदा में अफ्तीमून के बाद क्या बोला गया है? अफ्तीमून के बाद बिस्फाइज बोला गया है। एक और सवाल है कि आंखें अंदर की तरफ धंस रही हैं, उसका इलाज। देखिए हुजूर वाला, आंखें अंदर की तरफ धंस रही हैं तो उसकी कुछ वजूहत होती हैं। हालांकि कुछ लोगों की पैदाइशी तौर पे भी अंदर धंसी हुई होती है इस तरह का, लेकिन अगर अब कुछ टाइम से धंसने लगी हैं तो पहली बात तो यह है कि आप ये देखें कि कोई ओकुलर डिजीज़, कोई आंखों की बीमारी तो नहीं है। किसी भी अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को, आंखों के डॉक्टर को कंसल्ट करें, वो क्या कहते हैं। और अगर वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है तो फिर एक वजह ये हो सकती है कि आपकी आंखों के पीछे जो एक फैट होती है, एक चर्बी की लेयर होती है, वो हो सकता है कम हो गई हो, जिसकी वजह से स्पेस बन गई और ये अंदर की तरफ घुस रही हैं। दूसरी वजह ये हो सकती है कि बाहर जो स्किन में फैट होती है उसकी कमी हो गई है, इसकी वजह से आपको ये महसूस होने लगी है कि अंदर की जा रही हैं। तीसरी एक वजह ये और हो सकती है कि डिहाइड्रेशन हो गया हो। डिहाइड्रेशन की वजह से भी आंखें अंदर की तरफ धंस जाती हैं। तो इन वजूहत को समझना पड़ेगा आपको अपने लेवल पे, अपने आप हिसाब से कि ये क्या वजह है। अगर डिहाइड्रेशन हो गया है, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसको रिहाइड्रेट करिए, पानी पीजिए, जूस पीजिए, या जिस भी तरीके से आप अपने शरीर के अंदर तरी पहुंचा सकते हैं, पानी लिक्विड पहुंचा सकते हैं, तो वो करिए, तो इंशाल्लाह इससे आराम आएगा। और अगर चर्बी की कमी हो गई है, फैट की कमी हो गई है, तो हमारा सफ़ूफ़ मुज़म्मिन बदन है वो भी खाएं। इसके अलावा और भी घी है वो खाएं, और जो भी मुरगन ग़िज़ाएँ हैं वो खाएं आप, तो इंशाल्लाह इसमें फ़ायदा होगा आपको। और धूप में नहीं जाएं, पानी खूब पिएं, पानी जितना ज़्यादा पिएं, फ्रूट्स खाएं, जूस पिएं, इस तरह के काम करें आप, ठंड में रहें। तो डियर व्यूवर्स, ये थे कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। इसी क्रम को बढ़ाते हुए हम अगली वीडियो में और कुछ बातें करेंगे। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।